वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम यू फॉर टुडेज डिस्कशन। आज हम आप लोगों से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करना चाहते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट व्यू फॉर जनरल नॉलेज फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट दैट इज MAD। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज MAD। MAD इट इज ए म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इट इज अप्लाई फॉर द टू न्यूक्लियर कंट्री, जो दो परमाणु बम से जिन कंट्रीज में परमाणु बम बन चुके हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस एंड इजराइल and America. These are countries having very large arsenal of nuclear weapons and of highest capacity up to 50 megaton. 50 megaton. इसको बोलते हैं जार बम। इट इज रशियन बम, सबसे हाईएस्ट जो क्षमता का न्यूक्लियर बम बनाया जा चुका है वो 50 मेगाटन है। और सबसे पहले जो न्यूक्लियर बम डाला गया था नागासाकी एंड हिरोशिमा में, उसकी क्षमता थी अराउंड 20 to 25 TNT। अब क्वेश्चन मार्क आते हैं, व्हाट इज TNT? व्हाट इज TNT ये भी जानना जरूरी होता है। यहाँ पर म्यूचुअल, आई विल लेटर टेल यू व्हाट इज ए म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज मीनिंग एंड व्हाट इज परसेप्शन ऑफ पीपल। लोगों का जो परसेप्शन होता है युद्ध के प्रति, युद्ध हो जाना चाहिए, दो टुकड़े कर दिया कंट्री के, क्यों नहीं टुकड़े? अभी इंडिया पाकिस्तान छोटा सा एक झड़प हुई थी, इसमें 2-3 दिन तक चला था। इसमें लोगों ने सोचा कि पाकिस्तान में 2 टुकड़े कर देना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इस उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज MAD। MAD प्रिवेंट लार्ज स्केल वार, मतलब बहुत बड़े व्यापक स्तर पर युद्ध को रोकता है। MAD म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ऐसा क्यों होता है, बारे में बात करेंगे हम। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब क्षमता की बात करते हैं तो आती है TNT। TNT मीन्स ट्राई नाटो। जब हम क्षमता डिफाइन करते हैं तो जैसे 20 किलोटन, 25 किलोटन, या किलोटन of TNT। When we define capacity of the bomb, it is defined by kiloton of TNT or megaton of TNT. Megaton of TNT. TNT is a trinitrotoluene. It is stand for trinitrotoluene. Trinitrotoluene. It is एक विस्फोटक पदार्थ होता है। इट इज एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विच वाज इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबेल। इसका यूज होता है डायनामाइट में। उन्होंने सोचा था इसका यूज हम पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे। वो पीसफुल पर्पस के लिए भी होता है, इसे हमें किसी सुरंग बनाना होता है वहां पर यूज करते हैं छोटे छोटे एक्सप्लोजन करके। तो इसका यूज पीसफुल पर्पस के लिए होना था, लेकिन इसका ज्यादा यूज हुआ बहुत डिस्ट्रक्शन के लिए। इतना दुखी हुए उन्होंने इससे, इस खोज से, जो इस इन्वेंशन से जो पैसा कमाया था, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया स्विट्जरलैंड में, और सारा पैसा उनको डोनेट कर दिया कि जो भी पीस के लिए काम करेगा उसको नोबेल प्राइज मिलेगा। तो उन्हीं के नाम से नोबेल प्राइज। इतना दुखी हुए कि जो उन्होंने खोज किया था उसका विनाश के लिए यूज ज्यादा हुआ और पीस के लिए यूज कम हुआ। तो ये नोबेल प्राइज उन्हीं के नाम से है। इन्होंने खोज किया था TNT की खोज किया था, जो कि डायनामाइट में यूज होता है। तो ये हम जब भी किसी बम की, एटम बम या हाइड्रोजन बम की कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं तो उसको डिफाइन करते हैं किलोटन और मेगाटन ऑफ TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुएन। तो 1 टन, जैसे हमने डिफाइन किया 20 टन ऑफ TNT कैपेसिटी, TNT तो मीन 20,000 kg ऑफ ट्राइनाइट्रोटोलुएन के विस्फोट से जितना ऊर्जा उत्पन्न हुई, दैट इज 20 किलोटन। 20,000 kg मीन्स दैट इज मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एटम बम। तो सबसे पहले जो 1945 में 6 अगस्त 1945 में पहला बम डाला गया था हिरोशिमा में, वो उसकी क्षमता थी अराउंड 15 किलोटन की थी। उसके बाद दूसरा बम डाला गया था नागासाकी में 9 अगस्त को, उसकी क्षमता थी 25 किलोटन, मतलब किलोटन TNT के बराबर थी। इतना ज्यादा उससे विनाश हुआ, जो कि वो बहुत ही कम माना जाता है कि बहुत ही कम क्षमता थी, वेरी वेरी स्मॉल कैपेसिटी। आजकल जो परमाणु बम बनाए गए हैं, एटम बम बनाए गए, हाइड्रोजन बम बनाए, क्षमता है, जैसे रशिया के बने 50 टन ऑफ दी 50 टन, इसकी क्षमता कितनी है? 50 टन ऑफ TNT, 50 टन ऑफ TNT कैपेसिटी ऑफ दी मेगाटन, 50 मेगाटन मीन्स 50,000 किलोटन ऑफ TNT, दैट इज अराउंड 2000 times more, 2000 times
मोर देन कैपेसिटी ऑफ द एटम बम दैट वाज ड्रॉप्ड इन नागासाकी। एक बम से इतना भयानक विनाश हुआ तो ये 50 मेगाटन का अगर बम डाला छोटा मोटा कंट्री साफ हो जाएगा। तो रसिया के पास ही क्षमता है, रसिया के साथ पास है तो अमेरिका के पास भी निश्चित रूप से दोनों सुपर पावर है। चाइना के पास भी इतना बड़ा तो बम नहीं होगा जार बम, लेकिन उसके पास भी बहुत बड़े बड़े बम है। इंडिया के पास भी अराउंड 200 न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान के पास भी है। इन कंट्रीज के पास बम होने की वजह से, न्यूक्लियर पावर कंट्री होने की वजह से ये एक टर्म डेवलप किया गया MAD, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में फुल स्केल बहुत व्यापक स्तर पर वार क्यों नहीं हो सकता है? जो लोग कहते हैं कि अटैक करके खत्म कर देना चाहिए था, तो ये एक एग्जिस्टेंस जबकि सर्वाइवल की प्रॉब्लम आएगी। जैसे किसी के पास बंदूक है, आप 4 लोग लाठी से मारेंगे उसको जाके तो वो बंदूक चला देगा, अपने बचने के लिए बंदूक जरूर चलाएगा, गोली चलाएगा, उसमें कितना डिस्ट्रक्शन होगा आपकी तो बात की बात है। तो जब पाकिस्तान के ऊपर हम फुल स्केल वार करेंगे, उसके हम 2 टुकड़े करेंगे, 3 टुकड़े करेंगे, दैट क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। फुल स्केल वार में एक जो संभावना, निश्चित संभावना बनती है कि वो अपने बचाव में न्यूक्लियर बम का यूज कर सकता है। मान लीजिए उसके पास 100 न्यूक्लियर बम है, हमने इंटरसेप्टिंग मिसाइल से उसके में 98 न्यूक्लियर वेपन्स को हमने नष्ट कर दिया रास्ते में, और 2 न्यूक्लियर वेपन्स दीज आर एबल टू रीच अप टू आवर मेन सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई और मद्रास। क्या हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर वो बम विस्फोट होता है, क्या उसको एक्सेप्टेबल है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो हम 50 न्यूक्लियर बम डालने के बाद भी किसी कंट्री के ऊपर 1 न्यूक्लियर बम अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। हम डिस्ट्रक्शन तो बहुत सारा कर सकते हैं, बट वी आर नॉट एबल to accept even one nuclear atom to destroy our city, because इसका जो भयावहता होता है, इसका जो बम गिरने के बाद जो मर जाते हैं तो समझो वो फ्री हो गए, जो बच जाते हैं दे हैव टू सफर फॉर होल ऑफ द लाइफ, एंड कमिंग जनरेशन जो आएंगे वो भी सफर करेंगे। तरह तरह की बीमारियां होती, कैंसर होता है, बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वो भयावहता वो लंबे समय तक झेलना पड़ता है। नागासाकी, हिरोशिमा देखिए, जापान चाहता तो उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियर बम होते, वो न्यूक्लियर उसने पॉलिसी बना दिया कि हम न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं बनेंगे, क्योंकि उसे मालूम है कि हम हमारे ऊपर एक बम गिरेगा तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम कितने बम गिराते किसी कंट्री के ऊपर, एक बम हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिटेरेंस क्रिएट करता है। डिटेरेंस मीन्स आपको व्यापक युद्ध से बचाता है। इंडिया के पास जब न्यूक्लियर पावर हो गया, इंडिया के पास अराउंड मान लीजिए कोई ये फिक्स नहीं होता, अनुमान के साथ बता सकते हैं कि 200 न्यूक्लियर बम है, वेपन्स हैं, और इसमें जो क्षमता हो सकती है कि अप टू 100 किलो टन TNT की क्षमता हो सकती है, 100 से 5। इवन हाइड्रोजन बम भी इंडिया के पास हो सकता है पक्का है, क्योंकि विस्फोट किया था पोखर में भी रिसेंटली 2001 में वाजपेयी गवर्नमेंट में। तो इंडिया है कि फुल फ्लेज न्यूक्लियर वेपन, एंड पाकिस्तान इज आल्सो फुल फ्लेज न्यूक्लियर वेपन, बिकॉज ये किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। ऑफिशियली एवरीवन नो, क्योंकि उसके पास भी 150 से 200 बम होंगे। तो हम किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान से फुल फ्लेज वार नहीं कर सकते हैं, ना तो हम चाइना से कर सकते हैं। और सबसे बड़ा हमारे पास फायदा ये होगा कि चाइना से ये जो डिटेरेंस है, हमें चाइना से करता है प्रोटेक्शन। अगर इंडिया न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं होता, हो सकता है कि चाइना का जो इंडिया के बहुत लंबा बॉर्डर है वो अटैक कर सकता है इंडिया के ऊपर। लेकिन इंडिया एज ए न्यूक्लियर कंट्री, फुल फ्लेज न्यूक्लियर कंट्री, तो पाकिस्तान अगर चाइना में वो 2 न्यूक्लियर बम डालने में सफल हो जाता है, 2, 4, 5 कर सकता है, इससे ज्यादा भी कर सकता है, बाय यूजिंग सबमरीन्स and highly efficient nuclear missiles, intercontinental nuclear missiles. India is capable to attack, to reach up to very long distance, up to the capital of the China. तो चाइना कभी भी इंडिया से फुल फ्लेज्ड वार नहीं कर सकता, इसमें न्यूक्लियर वेपन का यूज करने की संभावना बन जाए। तो इट इज ए ग्रेट डिटेरेंस फॉर न्यूक्लियर पावर कंट्री। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक स्वाभिमानी कंट्री, एक सॉवरेन कंट्री कैसे बनी? बिकॉज इंडिया इज ए न्यूक्लियर पावर कंट्री। अगर कितना भी आप इकोनॉमिक के लिए स्ट्रांग हो, अगर आप न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं है तो सब आपको दबाते रहेंगे। कि पहले क्या होता था, इंडिया को इतना दबाव था कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का साइन करे, कि मतलब हम अपने न्यूक्लियर कैपेसिटी का, जो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज केवल पीसफुल पर्पज के लिए करेंगे, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए कभी नहीं करेंगे। साइनिक का मतलब ये होता है। तब जो वो कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर
फ्यूल सप्लाई करते हैं वो सप्लाई करेंगे, और वो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट का निरीक्षण भी करेंगे कि आप गलत तरीके से न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। तो इंडिया ने कभी साइन नहीं किया। वो कह रहा था हम साइन तब करेंगे जब हम न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाएंगे। अब साइन करने के लिए तैयार है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने न्यूक्लियर बना लिए हैं। एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स दे कैन यूज सिमुलेशन टेक्निक से अमेरिका, रसिया, अब इनको एक्सप्लोर करने के लिए उनके पास इतना डाटा अवेलेबल है कि फर्दर डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स दे कैन यूज सिमुलेशन टेक्निक बाय यूजिंग अर्लियर डेटा ऑफ द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो किसी भी कैपेसिटी का न्यूक्लियर बना सकते हैं विदाउट गोइंग टू एक्चुअल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो ये जो एमएडी है, एमएडी कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जब किसी भी कंट्री जो न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री है, जब उसके एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन आएगा, जब उसके सर्वाइवल पर क्वेश्चन आएगा, जब उसका लार्ज स्केल में विनाश होगा, उसके टुकड़े होने की संभावना आएगी, देन जब वो हार रहे होंगे, कन्वेंशनल वेपन्स में हार रहे होंगे, तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल पक्का करेगा, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, कोई भी कंट्री होगी। अपना जो अल्टीमेट वेपन्स है अपने बचाव के लिए उसका यूज कर सकता है, और उस कंडीशन में कोई दुनिया की ताकत नहीं उसको रोक सकती है। इसीलिए एमएडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जो लोग कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान प्रोटेक्ट है, वो लोग जो है युद्ध की भयावहता से परिचित नहीं होते। उनके बच्चे डिफेंस में नहीं होते हैं। जिनको डिफेंस में जो उनके बच्चे होते हैं, परिवार के बच्चे होते हैं, उनको चिंता होती है, अपने बेटे की चिंता होती है। लेकिन जाते हैं तो इसलिए जाते हैं, लड़ना होगा, लेकिन लड़ने वाले तो कि ह्यूमन लॉस बहुत ज्यादा होगा। हम लड़ने के लिए तो हैं, लेकिन ह्यूमन लॉस बिना मतलब में होगा, ये इसके लिए नहीं है। तो कभी भी कोई कंट्री नहीं चाहेगा क्योंकि न्यूक्लियर बम, नागासाकी हिरोशिमा की बात कभी भी दोबारा वर्ल्ड वार क्यों नहीं हुआ? बिकॉज बोथ कंट्री, रसिया, अगर केवल अमेरिका के पास वेपन्स होते, अमेरिका कई जगह वर्ल्ड वार करवा सकता था, लेकिन अमेरिका को मालूम हो चुका है कि अब वर्ल्ड वार की संभावना है, बस कोल्ड वार चलेगा। अमेरिका और रसिया कभी नहीं लड़ेंगे, ना ही रसिया इंग्लैंड का भी कभी लड़ेंगे, वो भी न्यूक्लियर पावर कंट्री, ना ही रसिया फ्रांस भी लड़ेगा, ना रसिया चाइना, क्योंकि न्यूक्लियर कंट्री है ये। दे आर कैपेबल टू ड्रॉप न्यूक्लियर वेपन्स टू एनी कंट्री। इसलिए एमएडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब 50 बम डालने के बाद क्या एक बम आप एक्सेप्ट कर पाएंगे अपने कंट्री के ऊपर? नहीं, एब्सोल्युटली नो। कोई नहीं चाहेगा कि हम पाकिस्तान पूरा नष्ट करने के बाद दिल्ली पूरा नष्ट करवा लें। होल पॉपुलेशन विल बी वाइप्ड आउट, एवरीथिंग विल बी वाइप्ड आउट बाय न्यूक्लियर अटैक, एंड उसकी भयावहता बहुत लॉन्ग जनरेशन फ्यूचर में भी झेलनी पड़ेगी। तो ये न्यूक्लियर डिटरेंस जो है एमएडी, ये बहुत बड़े व्यापक युद्ध को बचाता है। न्यूक्लियर बम बनाने के बाद इंडिया पाकिस्तान में युद्ध जरूर हुए, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर हुए। व्यापक युद्ध में हरदम न्यूक्लियर वेपन की अटैक की संभावना रहेगी। और आपस में कभी बड़े युद्ध होते हैं, छुटपुट वार, इसी तरीके से आतंकवादी अटैक, इसके लिए दूसरे तरीके के डिटरेंस हम यूज कर सकते हैं, जो कि अपनी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम, या यूजिंग इंफ्रारेड कैमरा, जिसकी वजह से कोई मूवमेंट होता है इन्फिल्ट्रेटर्स का या टेररिस्ट का, उसको हम ट्रेस आउट करके उसको लोकेट करके उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि एक आतंकवादी अटैक हुआ, 5 से 10, 20, 50 आदमी मारे गए, हम न्यूक्लियर वार अब बहुत फुल फ्लेज बार करें, हजारों लाखों लोग मारे जाएं, ये ऐसा कभी नहीं होगा, कोई नहीं पाएगा। ये मैडनेस को मैडनेस भी कहते हैं, मैड, इसीलिए नाम रखा गया म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर इसको एक्सेप्ट करें तो यू आर मैड। मतलब कि आप दूसरे तरीके होते हैं, इकोनॉमिक तरीका यूज कर सकते हैं, सोशल बाइकाट कर सकते हैं, इंटरनेशनल फोरम पर बाइकाट करते हैं, इकोनॉमिक को इतना वीक कर दो कि वो युद्ध लड़ने के लायक हो। जो कि कंडीशन आप देख रहे हैं, इंडिया की ऐसी पॉलिसी है कि पाकिस्तान इतना इकोनॉमिकली वीक हो चुका है, युद्ध लड़ने की कंडीशन में नहीं रहा। दीज आर पॉलिसीज व्हिच प्रिवेंट लार्ज स्केल वार, दैट इज द पर्पस ऑफ डिस्कशन ऑफ एमएडी, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब कोई भी न्यूक्लियर कंट्री, दो न्यूक्लियर कंट्री आपस में कभी युद्ध क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 50 बम भी डाल दिया, आप एक बम भी इसको ऐसे वार नहीं करते हैं, तो यू विल ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड फुल स्केल वार। चाइना इंडिया में कभी वार नहीं हुआ, 1962 बाद भी वार नहीं हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार, ऐसा बड़ा वार नहीं हुआ जिसको हम कहें फुल स्केल वार, क्योंकि बोथ आर न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री। आई थिंक दिस डिस्कशन इज वेरी वेरी यूजफुल। एंड इसका मतलब ये नहीं जब तक एक भी कंट्री के पास बम रहेगा, अब इसका सोल्यूशन क्या जरूरी है? इतना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भी एक कंट्री के पास अगर बम रहेगा, न्यूक्लियर बम रहेगा, तो पूरी दुनिया के लिए वो खतरा बना रहेगा। इवन जो है अमेरिका के साइंटिस्ट, जिन लोगों ने अमेरिका को न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हेल्प किया था, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे मैनहट्टन प्रोजेक्ट में, उन लोगों ने रसिया को लीक किया था। वो जानते थे अगर हम न्यूक्लियर वेपन एक कंट्री के पास होंगे तो पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। इसीलिए जैसे रसिया के पास आया
तो बैलेंस हो गया, पूरा दुनिया बैलेंस हो गया। और भी कंट्री के पास न्यूक्लियर बम तो पूरी दुनिया बैलेंस हो गई। सबसे बड़ा खतरा तब हुआ जब ऐसी कंट्री के पास, जो रग कंट्री बोलते हैं, जिनके पास कंट्रोल नहीं है, जिनका न्यूक्लियर वेपन होता है टेररिस्ट के पास पहुंच जाए, तो उन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बम होना वो खतरनाक। जैसे अरेबियन कंट्रीज हैं, इनके पास हो सकता है कि ये आर्मी के पास हाथ में कंट्रोल में न्यूक्लियर बम, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम की बटन जो होती है वो आर्मी के पास होती है, तो वो सिविलियन गवर्नमेंट के पास नहीं होती है। दैट इज ए डेंजर फॉर पीस ऑफ द होल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीजें है। लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर केवल एक कंट्री के पास होगा, न्यूक्लियर वेपन केवल एक कंट्री के पास होगा, दैट इज ए डेंजर फॉर पीस ऑफ द पूरी दुनिया के लिए, शांति के लिए खतरा होगा। लेकिन अच्छा ये है, बहुत सारे कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बम पहुंच चुका है। इस वजह से वर्ल्ड वार थर्ड इसलिए नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ दी मैड, बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर डिटरेंस, नो थर्ड वार अक्कर। इवन रशिया यूक्रेन को जो चल रहा है, लेकिन कोई भी कंट्री दुनिया में ऐसी नहीं जो रशिया के खिलाफ इकट्ठा होकर अटैक करता है, क्योंकि मालूम है कि रशिया के पास ऐसे बम है, ऐसे मिसाइल्स है, पूरी दुनिया में उसकी रीच है, पूरी दुनिया में कहीं भी बम गिरा सकता है। तो रशिया सभी डरते हैं, क्योंकि दिस इज एमएडी। एक बम भी रशिया का अगर जार पहुंच गया, गिर गया, तो पूरा 4-6 सिटी एक साथ नष्ट कर देगा। तो ये एमएडी कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसीलिए वर्ल्ड वार नहीं, दो कंट्री लड़ रही, लड़ते रहेंगे। यूक्रेन रशिया लड़ रहा, लड़ता रहा, कोई इंटरफेयर कर नहीं पाएगा, क्योंकि मालूम है कि अगर इंग्लैंड फ्रांस अगर अटैक करते हैं तो एक बम गिर जाएगा तो नष्ट हो जाएंगे। एक बम पूरे इंग्लैंड को साफ कर देगा। तो कोई भी एमएडी को वायलेट नहीं कर सकता है। दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, and conceptually think clear what is purpose of MAD and how it is capable of maintaining world peace. So I think this is good for you, and अगर आपको अच्छा लगेगा, that is very important from civil service examination point of view, because question may be asked what is MAD, why India and Pakistan cannot go for full scale war, why India China cannot go for full scale war. It is very very helpful in developing international relations also. Thank you very much for watching this video. Please like and share and subscribe my channel. Thank you very much and have a nice day.